नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पर हम हिंदी की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। उन्हीं परीक्षाओं की तैयारी के क्रम में हम हिंदी के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, या ये कहें कि प्रैक्टिस सेट के रूप में हम पुराने पेपर अपने चैनल पर सॉल्व करते हैं। अभी ये जो सीरीज चल रही है, यह चल रही है हमारी यूपी टीजीटी के पुराने पेपर की, लेकिन यह पेपर आपके पीजीटी, नेट परीक्षा और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए भी समान रूप से उपयोगी हैं। नेट परीक्षा और असिस्टेंट भर्ती जो परीक्षा है उसके लिए कुछ कठिन स्तर के प्रश्न आते हैं, उनकी तैयारी हम अलग से करेंगे। लेकिन इन प्रश्नों में से भी अगर आप पुराने पेपर देखेंगे तो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो प्रैक्टिस सेट के रूप में ये आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो आपके लिए उपयोगी हैं। तो आइए पहला प्रश्न देख लेते हैं। अन्य परीक्षा उपयोगी बातें वीडियो के मध्य में होती रहेंगी। देहाती दुनिया के रचनाकार हैं। तो देहाती दुनिया यह प्रसिद्ध उपन्यास है किसका? शिवपूजन सहाय का। शिवपूजन सहाय को भाषा का जादूगर भी कहा जाता है। वैसे तो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने का सही तरीका ये है कि हम चारों लेखकों की रचनाओं पर विचार करें, अर्थात एक तो जो सही उत्तर है वह, तथा शेष 3 ऑप्शन पर भी हम व्याख्या करें। लेकिन जो पुराने परीक्षार्थी हैं उन्हें पता होगा, नए विद्यार्थी जो चैनल से जुड़ रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि हम पढ़ रहे हैं, ये एक प्रैक्टिस सेट के अलावा हम एक बुक पढ़ रहे हैं, हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। तो उसके अंतर्गत आधुनिक गद्य विधाओं में हम उपन्यास, नाटक और आज की कक्षा के माध्यम से निबंध गद्य विधा सहित कहानी गद्य विधा को पूरा पढ़ चुके हैं। तो इनसे संबंधित जब व्याख्यायित रूप से हम उस कक्षा में पढ़ चुके हैं, यानी इससे पहले वाली जो कक्षा होती है, प्रतिदिन 2 कक्षाएं होती हैं, एक बुक की और एक प्रैक्टिस सेट की। तो जब बुक में हम ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो प्रैक्टिस सेट में मैं पुनः उसी चीज़ को दोहराऊं। आपका समय बहुत उपयोगी है परीक्षा की दृष्टि से। मैं चाहती हूँ कि एक फास्ट रिवीजन की तरह हम इन्हें देखें। इनके माध्यम से आप मूल्यांकन करें अपना कि आपके इनमें से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और कितने नहीं आ रहे। जो नहीं आ रहे उन्हें रजिस्टर पर नोट डाउन करते चलिए, तो आपके परीक्षा से पूर्व जो नोट्स आप पढ़ने वाले हो उस एक कॉपी या रजिस्टर पर आप इन्हें नोट कर लें। और बाकी इनके जो ऑप्शंस हैं तो वो तो आप बुक जब साथ में पढ़ रहे हो तो अपने आप तैयार हो रहे हैं। इसलिए आप ये ना कहना कि बाकी 3 ऑप्शंस पे मैंने चर्चा नहीं की। जो आवश्यक है, जो हमने नहीं पढ़ा है, उस पे चर्चा करेंगे। गेहूं और गुलाब की रचना विधा है उपन्यास, कहानी, नाटक, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पिछले तीनों प्रैक्टिस सेट में राम वृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं पूछी जा रही हैं, और हम जानते हैं कि राम वृक्ष बेनीपुरी की गेहूं और गुलाब एक संस्मरण है। संस्मरणात्मक रेखा चित्र इसे कह सकते हैं, लेकिन मूलतः संस्मरण है यह। इसके अलावा राम वृक्ष वैनीपुरी की गेहूं गुलाब, लाल तारा, माटी की मूर्तें, मील के पत्थर, ये सभी रचनाएं परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। मील का पत्थर उतनी नहीं पूछी जाती जितनी माटी की मूर्तें और गेहूं और गुलाब, लाल तारा सर्वाधिक पूछी हुई हैं। अब अगला प्रश्न आप सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे। आवारा मसीहा किसकी जीवन पर आधारित है? किसकी जीवनी पर आधारित है, या आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? जीवनी पर आधारित उपन्यास है या जीवनी है? वैसे तो ये मूलतः तो ये शरद चंद्र की है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर ने आवारा मसीहा किसको बताया है? शरद चंद्र को बताया है। ठीक है। अब आगामी जो कक्षा हमारी होगी बुक में, उसमें हम जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, इन सबको करेंगे। तो पहली बार चैनल पर हैं और हिंदी विषय से किसी भी राज्य से किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं इसलिए कह रही हूँ, नहीं मन कर रहा सब्सक्राइब करने का तो पहले प्रमाण स्वरूप आप प्लेलिस्ट चेक करें इस चैनल की। आपकी जितनी भी कविताएँ हैं आदिकाल से लेके वो सब उपलब्ध हैं। थोड़ी सी जानकारी देके आगे बढ़ेंगे। जल्दी से बता दे रही हूँ, नेट परीक्षा के पुराने पेपर, रामचंद्र शुक्ल की बुक, टीजीटी, पीजीटी के पुराने पेपर, आरपीएससी के पुराने पेपर, एनवीएस के पुराने पेपर सहित शीर्षक वाइज आदिकाल, भक्तिकाल के अलग अलग प्रैक्टिस सेट्स भी चैनल पर उपलब्ध हैं। कुछ नोट्स उपलब्ध हैं और बेहतरीन आपके उपन्यास, नाटक, कहानियाँ सब कुछ उपलब्ध है, निबंध वगैरह। बस आपको प्लेलिस्ट चेक करनी है, और जो नहीं मिले तो वो आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसे करवा दूंगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, फटाफट से देखेंगे।
मेरी जीवनी यात्रा किसकी आत्मकथा है? राहुल सांस्कृत्यायन की। व्याख्या नहीं करूंगी, कल की कक्षा आलोचना की होगी और परसों की कक्षा में मैं ये सब आपको व्याख्यायित तरीके से करवा दूंगी। बस आप नियमित रहिए, एक चीज के लिए दो जगह समय हम बर्बाद नहीं कर सकते। आगे बढ़ जाते हैं। आधा गांव के लेखक सुनकर ही याद आ जाना चाहिए, आधा गांव राही मासूम रजा, क्योंकि ये पढ़ चुके हैं। टोपी शुक्ला और दिल एक सादा कागज, मैंने आपको बताया भी था कि इनके शीर्षक बहुत ही रोचक होते हैं। आगे बढ़ेंगे। शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक कौन हैं? अब हम चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी को तो जानते हैं कि ये तो कहानीकार हैं। जगन मोहन सिंह भी प्रसिद्ध उपन्यासकार है, लेकिन जगन मोहन सिंह का श्यामा स्वप्न काफी प्रसिद्ध है। भारतेंदु मंडल के जब उपन्यासकार हम पढ़ रहे थे, वहां जगन मोहन सिंह का श्यामा स्वप्न आया था, याद करिएगा। अब लेकिन शिकार साहित्य के लेखक कौन है? श्री राम शर्मा, क्योंकि राम भगवान क्या गए थे? वन में गए थे, तो उन्होंने विभिन्न प्राणियों की क्रियाकलाप देखे, तो वही तो शिकार, जो वन में जाएगा वही तो शिकार के बारे में सही से लिख पाएगा ना। ठीक, तो श्री राम शर्मा शिकार साहित्य। ट्रिक हो गई। तार सप्तक में कौन से कवि सम्मिलित नहीं थे? जब केवल तार सप्तक लिखा हो तो तार सप्तक का मतलब होता है प्रथम तार सप्तक। ठीक है, इसमें प्रथम नहीं लिखा होगा, लेकिन 1943 में जो अज्ञे के संपादक में पहला, अज्ञे के संपादकत्व में पहला तार सप्तक प्रकाशित हुआ, उसमें दिनकर नहीं थे। ठीक है, प्रभाकर माचवे, नेमीचंद्र जैन तथा भारत भूषण अग्रवाल तार सप्तक के कवि हैं। तार सप्तक और अष्टछाप के कवि याद कर लीजिएगा। एक बूंद सहसा उछली रचना किसकी है? तो ये कौन सी विधा है? ये यात्रावृत्त है। अज्ञे का यात्रावृत्त है, नेट में भी पूछा हुआ है, असिस्टेंट लेवल पे भी पूछा हुआ पेपर है। पुराने पेपर सारे करें तो सारे प्रश्न वही हैं, लेकिन एक अच्छे लेवल का प्रश्न पत्र आप इसे मान सकते हैं। सरल भी प्रश्न है, मध्यम आकार के भी, और अंत में कठिन प्रश्न भी इसमें दिए हुए हैं, लेकिन रचनाएं वही हैं जो वस्तुनिष्ठ इतिहास में हम पढ़ आए हैं। अलग से कोई प्रश्न इसमें नहीं है, ये अच्छी बात है। अच्छा, यह अज्ञे के अन्य यात्रा वृत्तांत कौन कौन से हैं? अरे यायावर रहेगा याद, बहुतायत पूछा जाता, एक और इनका बहता पानी, निर्मला। चारुचंद्र लेख के उपन्यासकार हजारी प्रसाद द्विवेदी, हम सब जानते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, ये सब इन्हीं के उपन्यास हैं और लगभग सब परीक्षाओं के सिलेबस में लगे रहते हैं। एमए में तो लगे ही हैं। गली आगे मुड़ती है उपन्यास किसका है? शिव प्रसाद सिंह का है। अगर आपको शिवजी का प्रसाद लेना हो तो ये जो गली है ना, जो आगे मुड़ रही है, आप यहाँ चले जाइए, वहाँ आपको शिवजी का प्रसाद मिल जाएगा। अब हम गली में आगे मुड़ के क्यों जाएं? क्योंकि वहाँ पर शिवजी का प्रसाद मिल रहा है। ट्रिक हो गई, याद कर लीजिए। पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता, वैसे मूलतः देखा जाए तो मेरी जानकारी के अनुसार पृथ्वीराज की आंखें एक एकांकी है और यह रामकुमार वर्मा की है। रामकुमार वर्मा की एकांकी है पृथ्वीराज की आंखें जी। हाँ जी, तो ये एक अंक। अब पृथ्वीराज की आंखें रामकुमार वर्मा कैसे याद रखेंगे? अब आपने राम की शक्ति पूजा पढ़ा है ना, तो वहाँ पर जब 108वें नंबर का कमल समाप्त हो जाता है पूजा करते समय, तो राम अपनी आंखें उस कमल की जगह रखना चाहते हैं, क्योंकि उनको राजीव नयन कहा जाता है। तो ट्रिक से याद कर लीजिए, पृथ्वीराज की आंखें या राम की आंखें, तो रामकुमार वर्मा। इस तरीके से एक पिक्चर सी आपके मन में आएगी, गलत नहीं होगा आपका ये प्रश्न। इसके अलावा जो इनकी पूछी जाती हैं एकांकी, उसमें विजय पर्व, रेशमी टाई इनकी कई बार पूछी हुई है, इसको निशान लगाइएगा। ठीक है, बाकी का मैं नहीं पढ़ूंगी, हम सब पढ़ चुके हैं पूर्व में। क्वानो नदी कविता संग्रह के कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अब सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कौन सी पूछी जाती? काठ की घंटी और खूंटियों पर टंगे लोग, ये दो रचनाएं भी आप लिख लीजिएगा नोट्स में आपके, ये सर्वाधिक पूछी जाती हैं। जब सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की बात आती है तो कुआनो नदी, ये इनका कविता संग्रह है। कांच की घंटियां और खूंटियों पर टंगे लोग प्रसिद्ध रचनाएं ये। ठीक, आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि, तो आत्महत्या के विरुद्ध आपकी सहायता कौन करेगा? रघुवीर सहाय। तो आज तो भगवान राम की बहुत सारी ट्रिक हो गई। आत्महत्या के विरुद्ध जब कोई आत्महत्या करने वाला हो और हमें उसे रोकना हो तो कौन? रघुवीर सहाय। रघुवीर ही हमारी सहायता कर सकते हैं, बाकी तो कोई नहीं कर पाएगा। अब रघुवीर सहाय की अन्य जो पूछी जाती हैं वो तो एक तो रचना है सीढ़ियों पर
धूप। ये बहुत दो ही इनके ज़्यादा पूछी जाती हैं, आत्महत्या के विरुद्ध और सीढ़ियों पर धूप। आशा करती हूँ कि आपको प्रैक्टिस सेट्स अच्छे लग रहे होंगे। ये पुराने पेपर से आपको लाभ हो रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक करने में आप कंजूसी करते हो और उससे होता क्या है कि 10-5 व्यूज़, थोड़े बहुत व्यूज आके वहीं पे व्यूज़ रुक जाते हैं, क्योंकि ना तो आप वीडियो को लाइक करते हो, आप लाइक ही नहीं करते तो यूट्यूब कोई इंसान तो है नहीं, उसे कैसे पता चलेगा कि ये वीडियो हेल्पफुल है। तो वो हमारे वीडियोस को आगे भेजता ही नहीं है और हमारा चैनल वहीं के वहीं रह जाता है, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते। यूट्यूब तो लाइक के हिसाब से आगे भेजता है, जिस वीडियो पे ज़्यादा लाइक होते हैं यूट्यूब उन्हें आगे लोगों को भेजता है, रिकमेंडेड करता है। अब आप लोग ना लाइक करते हो ना शेयर करते हो अपने फ्रेंड्स में, आपकी इच्छा है भाई, मैं तो अपना कर्म ईमानदारी से कर रही हूँ। अब आप लोगों को फ्री में लाइक करने में भी, सब्सक्राइब करने में दिक्कत होती है तो भाई कुछ कहा नहीं जा सकता, उसका आपकी इच्छा है, ठीक है। दिल करे तो करिए, नहीं करे तो मत करिए। आगे बढ़ते। धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक नाम से ये धर्मयुग, धर्मवीर भारती, बात खत्म। आगे बढ़ जाते हैं। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक कौन हैं? कोई भी इसको गलत नहीं करेगा। आज की क्लास में इसको मैंने करवाया है, टिक भी लगवाया है। इसके हैं रामविलास शर्मा और मार्क्सवादी आलोचक हैं, ये भी आपको बताया। आज की इस वीडियो से पूर्व का जो वीडियो है उसको देख लीजिएगा। विचारात्मक निबंध के अंतर्गत ये कृति है और मैंने इसे आपको टिक करवाया है ये कह के कि ये पुराने पेपर में पूछी हुई है, ठीक है। क्योंकि पेपर याद नहीं रहता कि कौन सा प्रश्न कौन से पेपर में पूछा। इतने सारे मैं आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में पुराने पेपर करवा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी ये तो याद रहता है, तो ये पूछा हुआ है। इसके अलावा जो इनकी सर्वाधिक पूछी जाती है उस पर निशान लगा लीजिए। एक है इनकी आस्था और सौंदर्य, भाषा और समाज, निराला की साहित्य साधना और महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी जागरण। ये इनकी सर्वाधिक पूछी जाने वाली रचना है, जिसमें से सबसे ज़्यादा देखी जाए तो भाषा और समाज, आस्था और सौंदर्य, ये पूछा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। श्रीलाल शुक्ल की रचना कौन सी है? राग दरबारी। आषाढ़ का एक दिन, यह नाटक है मोहन राकेश का। कटरा वी आरजू, यह नाटक है राही मासूम रजा का उपन्यास है या नाटक है, जो भी है। सारा आकाश, ये रचना है राजेंद्र यादव की। तो राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है, नेट के सिलेबस में है और इसे हम बुकशाला पर पढ़ेंगे। स्वार्थ का विलोम क्या होगा? परमार्थ। कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, कौन सा अलंकार है? यमक। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द छाटना, पूजनीय गलत है, उज्ज्वल गलत है, डबल जे आएंगे। ज्योत्सना तो बिल्कुल ही गलत है, ज्योत्सना तो आधा स आएगा और पूजनीय भी गलत है, पूजनीय होता है, ठीक है। सही वाक्य आपको लिख के बताऊं, वैसे आपको आता होगा। परिपार्श्विक यहाँ पर शुद्ध है। ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित था? नाम से ही स्पष्ट है, ध्वन्यालोक मतलब ध्वनि ग्रंथ। और आनंद वर्धन का था, ट्रिक मैंने आपको बता दी कि ध्वनि के सुनने से आनंद का वर्धन होता है, आनंद बढ़ता है। सीधी सी बात है, आप गलत करोगे ही नहीं इसको। आगे बढ़ जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो इसमें हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश दिए गए हैं। संघ की राजभाषा हिंदी होगी, ये शायद 300 ये वाला है जहाँ तक मुझे याद है। बाकी मैं अगर नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दूंगी, जहाँ तक मुझे याद है ये यही वाला है। लेकिन यहाँ ये नहीं पूछा है, क्योंकि हमेशा ये पूछा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, संशय में नहीं पड़ना है। 351 में हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश दिए गए हैं कि हिंदी भाषा के विकास के लिए हमें क्या क्या करना है। अच्छा, ट्रिकी प्रश्न है ये, ठीक है। इसको निशान लगाइए, रजिस्टर पे नोट डाउन कर लीजिएगा। कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? जाह्नवी, देवपगा, सुरसरी, भागीरथी, ये तो सब हैं, लेकिन सरिता मतलब नदी होता है, तो सरिता इसका पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मार्क्सवादी विचारक और आलोचक कौन नहीं है? ये तो आज ही हमने पढ़े हैं। नामवर सिंह हैं, शिवदान सिंह चौहान हैं, रामविलास शर्मा तो प्रमुख हैं, विजय देव नारायण शाही नहीं है। कनुप्रिया के लेखक कौन है? कनुप्रिया धर्मवीर भारती की प्रसिद्ध रचनाएं है। नए इलाके में काव्य कृति किसकी है? तो नए इलाके में काव्य कृति अरुण कमल की है। नोट डाउन कर लीजिएगा, ये प्रश्न बहुत बार रिपीट नहीं हुआ है, नया प्रश्न कह सकते हैं। नए इलाके में काव्य कृति है अरुण कमल की। कौन आंचलिक उपन्यासकार है?
प्रेमचंद यथार्थवादी हैं, जयशंकर प्रसाद तो आंचलिक हो नहीं सकते, जिनेंद्र कुमार मनोविश्लेषणवादी हैं, तो राही मासूम रजा आंचलिक उपन्यासकार हैं, फणीश्वरनाथ रेणु, राही मासूम रजा, नागार्जुन, इन सब को हम आंचलिक उपन्यासकारों की श्रेणी के अंतर्गत इनका हम पढ़ चुके हैं अपनी जो बुक चल रही है उसमें। पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक हैं उदय प्रकाश, बहुतायत पूछी जाती है। निषाद बांसुरी की रचना, कौन से विषय की रचना है निषाद बांसुरी? तो निषाद बांसुरी ललित निबंध है। कल अब हम निबंधों वाला ही गद्य विधा पढ़ रहे हैं, तो हमने देखा था कि कुबेरनाथ के निषाद बांसुरी, ठीक है, प्रिया नीलकंठी, रस आकेटक, गंध मादन, विषाद योग, महाकवि की तर्जनी, सभी इंपॉर्टेंट हैं और सभी पूछे जाते हैं। टेढ़े मेढ़े रास्ते, भगवती के चरणों तक अगर आपको पहुंचना है ना, भगवती माँ होती है ना, कहाँ पे रहती है भगवती माँ? भगवती माँ रहती है ऊपर, तो प्रसाद लेने नहीं जाना है। प्रसाद लेने जब शिव का प्रसाद लेने जाओगे तब तो गली आगे मुड़ेगी, लेकिन भगवती के चरणों में ढोक लगानी है तो टेढ़े मेढ़े रास्तों पर चढ़कर आपको ऊपर जाना पड़ेगा। इंदुमती कहानी के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी। प्रथम कहानियों में जो विवाद है उसमें इसकी गणना की जाती है। बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 3 ही कहानी लिखी इन्होंने। उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। सर्वश्रेष्ठ सरस्वती में प्रकाशित 1915 में उसने कहा था। ये कहानी आपको चैनल पे मिल जाएगी, दोनों चैनल पे। कमल नयन में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, विष्णु के लिए प्रयुक्त होता है। अभी मैंने आपको राजीव नयन वाला उदाहरण दिया था। एक ही बात है, राजीव नयन, कमल नयन। हानि लाभ में दोनों पद समान हैं, द्वंद्व समास। अच्छा, इनमें से कोई नहीं, हाँ इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें द्वंद्व समास है। न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी, असंभव कार्य, ठीक है, जो कभी होने वाला ही नहीं। लोकोक्ति कौन सी है? अज्जल गगरी छलकत जाए, अंधे की लकड़ी 9 2 11 गले पड़ना, ये सब मुहावरे हैं। लोकोक्ति में अरे तो ये कह रहा है कि अनिवार्य रूप से ना जुड़ा होता। भाई अनिवार्य नहीं, अधिकतर ना होता है, लेकिन अंधे की लकड़ी मुहावरा है, इसमें तो ना नहीं है, तो फिर ये तो इसके नियम के हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई नियम नहीं है, बट अधिकांश पहचान यही है कि ना रहता है। लोकोक्ति में अज्जल गगरी छलकत जाए, ये लोकोक्ति है। दुलाई वाली किस विधा की रचना है? कहानी है बंग महिला की, 1907 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, और इसी को हिंदी साहित्य की अधिकांश विद्वान हिंदी की पहली कहानी के रूप में जानते हैं। भूल गलती कविता मुक्तिबोध की। भूल गलती, भ्रम राक्षस, अंधेरे में, तीनों ही कविताएं मुक्तिबोध की हैं, और तीनों ही आपके लिए चैनल पर जो है उपलब्ध हैं। भूरी भूरी खाक धूल, विपात्र तथा सतह से उठता आदमी, इनकी प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है? तो हम सभी जानते हैं कि परिकथा यह फणीश्वरनाथ रेणु का है। मैला आंचल, प्रतिपत कथा, जुलूस, दीर्घ तपा। तो फणीश्वरनाथ रेणु का मैला आंचल सर्वाधिक लगा हुआ है परीक्षाओं में, और हम चैनल पे पढ़ चुके हैं हिंदी बुकशाला पर, देख लीजिएगा। बाकी बलचनामा, वरुण के बेटे, रतिनाथ की चाची, ये सब नागार्जुन के हैं। नागार्जुन यात्री नाम से भी लिखते थे। जुलूस उपन्यास के लेखक कौन है? तो जुलूस भी फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है। बकरी नाटक के रचयिता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनका व्यंग परक नाटक है। मोहन राकेश का आषाढ़ का दिन है। उपेंद्र नाथ अश्क के भी हैं। अंजू दीदी इनका काफ़ी फेमस है, लेकिन ये जो बकरी है इसके लिए सर्वेश्वर दयाल काफ़ी फेमस है और बहुत बार पूछा हुआ है। संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक किसकी है? दिनकर की है, ठीक है। और संस्कृति के 4 अध्याय में से नेट में पिछली बार 2 प्रश्न पूछे गए, यानी बुक पूरी पढ़नी पड़ेगी नेट वाले बच्चों को। तो किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा हैं? तो भाषा और समाज, भाषा और समाज के लेखक हैं, और प्रश्न संख्या 15 में ही इसको करा है, तो यहाँ पर दोबारा इन्होंने नहीं लिखा। तो भाषा और समाज के रामविलास शर्मा हैं। किस लेखक की ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लेखक को नहीं मिला है? तो नागार्जुन को नहीं मिला है, ठीक है। उर्वशी के लिए दिनकर को मिल चुका है, और नरेश मेहता को हिंदी साहित्य में योगदान हेतु मिल चुका है। निर्मल वर्मा को भी मिल चुका है। नागार्जुन को नहीं मिला था 2004 तक। मगध कविता संग्रह के रचयिता हैं? तो मगध कविता संग्रह के रचयिता हैं श्रीकांत वर्मा। कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद है?
तो दोहा का विपरीत कौन सा होता है? इनमें से कोई सा नहीं, क्योंकि दोहा का विपरीत तो सोरठा होता है। दोहा के विषम चरणों में पहले और तीसरे में 13-13 और सम चरणों दूसरे और चौथे में 11-11, जबकि इसके पहले 11 और फिर बाद वाले में 13 होती हैं। ठीक है, बाकी आगे देखते हैं। काला जल कथानक किस समस्या से संबंधित है? सांप्रदायिकता की समस्या से संबंधित है और इसके लेखक हैं शानी। नेताजी कहिन के लेखक कौन हैं? तो नेताजी कहिन के लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी। ठीक है, चौपाई छंद में कितनी मात्रा होती है? टोटल 16। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। राम ने रोटी खाई है। शुद्ध शब्द को चुनिए, दूसरा वाला संन्यास। उपन्यासों में से प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास कौन सा है? गोदान। पहला 1918 में लिखा, अंतिम 1936 में लिखा। सूची 1 को 2 से मिलान करना है। शेखर एक जीवनी के रचयिता कौन है? अज्ञे। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। क्या भूलू, अशोक के फूल निबंध संग्रह है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। और क्या भूलू क्या याद करूं, यह आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन की। इसके 4 भाग हैं, उसमें से एक ये है। और शेखर एक जीवनी ये उपन्यास है। अनंत का सही संधि विच्छेद होगा दूसरा, अन धन अंत। बाल्टी कैसा शब्द है? पुर्तगाली शब्द है, तो यानी विदेशज। ब्रजभाषा क्या है? ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी का एक रूप है। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। और प्रजाहितेशी नामक पत्र भी ये निकालते थे। ये सब पढ़ चुके हैं, इसलिए व्याख्या नहीं कर रही हूँ। 2 बार 3 बार पढ़ चुके हैं। रामचंद्र शुक्ल की बुक में भी पढ़ चुके हैं, वस्तुनिष्ठ इतिहास में भी पढ़ चुके हैं। और अब जो आगे आपको कल परसों से किताब कल से प्रारंभ करने जा रही हूँ, सरल इतिहास नए परीक्षार्थियों के लिए, तो उसमें भी पढ़ लेंगे। ठीक है, भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान कब दिया था? 1884। 84। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक श्रीनिवास दास हैं और इसको शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास माना है। भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा क्या है? नाटक। नाटक सर्वाधिक लिखे गए। नूतन ब्रह्मचारी के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो कौन सा था? भारत मित्र था। अच्छा प्रश्न है, ट्रिकी प्रश्न है, याद रखिएगा। संयोगता स्वयंवर क्या है? नाटक है। और कौन थे इसके? श्रीनिवास दास का ये नाटक है। जिनका परीक्षा गुरु उपन्यास था उन्हीं का ये नाटक है। ब्राह्मण के संपादक कौन थे? ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र थे। ठीक है, और कानपुर से ये प्रकाशित होती थी, ये पढ़ चुके हैं हम। आनंद कादम्बनी के संपादक कौन थे? तो आनंद कादम्बनी बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन की जो है एक मासिक पत्र था। ये सब पढ़ चुकी हूँ मैं आपको भारतेंदु वाले उसमें वस्तुनिष्ठ इतिहास में। ठीक है, इसलिए पूरा पेपर मैं आपको इसमें करवाना चाह रही हूँ वीडियो में। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की? अयोध्या प्रसाद खत्री ने। कौन सा? अयोध्या प्रसाद खत्री ने लिखा था। नहीं, अयोध्या प्रसाद खत्री ने इसकी शुरुआत की। ठीक है, मैं कुछ गलत बोलने वाली थी पर मुझे ध्यान आ गया कि वो दूसरे लेखक हैं। जगत सच्चाई सार के रचयिता कौन है? श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक है जगत सच्चाई सार। स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है ब्रजभाषा में रचना। प्रकृति पर्यवेक्षण है, प्रेम का चित्रण भी है, कथा गीत प्रयोग भी है। ब्रजभाषा में रचना इसका जो है विशेषता नहीं है। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? व्यय। आय, घास, नहर, ये सब स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग शब्द है व्यय। ध्रुव चरित्र के रचयिता कौन है? नरोत्तम दास। ध्रुव चरित्र नरोत्तम दास। कृष्ण गीतावली के रचयिता तुलसीदास। बार बार रिपीट हो रहे हैं ये। जाति विलास के लेखक देव। भाव विलास, जाति विलास, ये सब देव की हैं। छंदों का अजायब घर किसे कहा जाता है? रामचंद्रिका को। रामचंद्रिका, केशव की रचना रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। 1601 में इसकी रचना हुई थी और किसने कहा है? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने। ठीक है, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने इसको छंदों का अजायब घर कहा है। अभी यहाँ पर बुक रखी थी रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की, अभी मिल नहीं रही है। आगे बढ़ते हैं। कई चिंतन तथा कला धाराओं का योगदान मिलता है कृष्ण भक्ति धारा में। कृष्ण भक्ति धारा में कई उनका हमें क्या मिलता है?
क्या बोल रही थी मैं, कई चिंतन एवं कलाधाराओं का हमें जो है देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? योगदान देखने को मिलता है। एक्चुअली मैं आपके लिए वो बस वो देखने ही लग गई थी बुक लेके। एक मिनट रुकिएगा आप, है ना, मैं थोड़ा सा चेक कर रही थी कि कुछ आपको गलत नहीं मैं करवा दूँ। वैसे मुझे याद है ये चीज़, मैंने इसको निशान भी शायद लगा रखा है। खैर जब मिलेगी तब इसको देख लेंगे, अभी मुझे मिल भी नहीं रही है। आगे बढ़ते हैं, फिर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। सूची 1 को 2 से मिलान करना है। जलज कहते हैं कमल को, जलद द के योग में देने वाला, जल देने वाला बादल, जलधि ध यानी धारण करने वाला समुद्र। नित प्रति पुण्य रहे आनंद उप उजास में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। नित प्रति पुण्य रहे आनंद उप उजास, उसके जो आनंद है रायका के मुख का जो ओप है, जो ओज है, जो कांति है, वो इतनी है कैसा लगता है कि रोज पुण्य ही है। बिहारी का है ये उपमा अलंकार है। वैसे अतिशयोक्ति रहना होना चाहिए इसका सही उत्तर। बाकी तो देखते हैं। अर्धकथानक क्या है? अर्धकथानक आत्मकथा है। किसकी? बनारसी दास जैन द्वारा रचित हिंदी साहित्य की प्रथम आत्मकथा है। इनकी सिद्ध सरस एवं शक्तिशालिनी ब्रिज भाषा लिखने में घनानंद के लिए शुक्ल ने कहा है। मैंने आपको पहले भी कहा शुक्ल की बुक पढ़ लीजिएगा। तो ये घनानंद के लिए शुक्ल ने कहा है। सखी सीखी लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन, सीखी लीनो जस ओ प्रताप को कहानी है। तो किसकी है ये? ठाकुर की है, शुक्ल की बुक में मिल जाएंगी। भिखारी दास की रचना कौन सी है? काव्य निर्णय। मैंने ट्रिक बताई थी। अब काव्य का निर्णय कौन करेगा? भिखारी दास। ये तो प्रसिद्ध पंक्तियां, नैन नचाए कहिए मुस्काए लला फिरइयो खेलन खोली, पद्माकर की हैं, शुक्ल की पुस्तक में उपलब्ध है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में कलकत्ता में हुई थी। गिलक्राइस्ट इसके प्राध्यापक थे, प्रोफेसर थे। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक रामप्रसाद निरंजनी, 1741। ठीक है। खड़ी बोली उसका परिष्कृत रूप देखने को मिलता है। राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसको स्वीकार किया है? सरहपाद को। ठीक। हिंदी भाषा साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल का नाम किसने दिया? आदिकाल तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। और इसके अलावा शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा, राहुल संस्कृत यानी सिद्ध सामंत काल कहा, वासुदेव शरण अग्रवाल ने क्या कहा? वासुदेव शरण अग्रवाल ने कुछ नहीं कहा। विसल दावरासो किस शैली का प्रयोग किया गया है? गेय शैली का, है ना, गीत है ये, श्रृंगारिक रस प्रधान गीत है। दश कुमार चरित किसकी रचना है? दश कुमार चरित दंडी। नैषधीय चरित्रम हर्ष की। उत्तर रामचरित करुणा वाली है, ये भवभूति की रचना है। भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने का सिद्धांत का समर्थन करने वाले कौन है? शुक्ल। भक्ति उपजी द्रावड़ी लाए रामानंद। मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, इसके लेखक हैं, जहाँ तक याद है हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके लेखक होने चाहिए, चेक कर लेते हैं जी। यस, हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके लेखक हैं। अरे मुझे लगा 85 प्रश्न है, मैं एक वीडियो में करवा दूंगी, लेकिन इसमें तो भैया आपके 125 प्रश्न है। चलिए देखते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए तो दिक्कत तो नहीं है। पद्मावती क्या है? एक त्रासदी है। भक्ति काल को किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? तुलसीदास ने। भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है, वैसा आधुनिक काल के किस कवि में ये मिलता है? मैथिली शरण गुप्त में। विनय पत्रिका की भाषा ब्रज है। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ब्रज भाषा में ध्रुपद गायन होता है, भजन गाए जाते हैं ध्रुपद स्थान पे। वर्वे नायिका भेद किसकी रचना है? रहीम की। रहीमकृत मदनाष्टक की भाषा क्या है? खड़ी बोली। रहीमकृत मदनाष्टक की भाषा है खड़ी बोली, खड़ी बोली, खड़ी बोली। अच्छा प्रश्न है, याद करिएगा, क्योंकि खड़ी बोली में उस काल में रचना रहीम ने करी, आश्चर्य की बात है, क्योंकि तब ब्रज और अवधि का ज्यादा जोर था। चीत स्वामी किस धारा के कवि हैं? अष्टछाप के हैं। और रामचंद्र वर्मा प्रसिद्ध हैं किस लिए? कोशकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। रामचंद्र वर्मा कोशकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने लिखा, शब्दकोश लिखा है। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं, ये व्याकरण के प्रश्न आ रहे हैं, किशोरीदास वाजपेयी।
रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं बिहारी। नहुष नाटक के नाटककार हैं कौन है? गोपाल चंद्र उर्फ गिरिधर दास। ये भारतेंदु के पिता हैं। प्रथम नाटक इनके द्वारा रचित को मानते हैं बहुत से। लोकायतन के रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। आंसू है, आंसू क्या है? आंसू मुक्तक काव्य संकलन है और आंसू किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। निराला की अंतिम कविता कौन सी है? पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है, 1960 में इसको लिखा। इंपॉर्टेंट है ये भी। कला और बूढ़ा चांद के लेखक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। लोकायतन, कला, बूढ़ा चांद उन्हीं के ही हैं। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? निहार। नूतन ब्रह्मचारी किस एक उपन्यास है? बालकृष्ण भट्ट का है यह। भूतनाथ उपन्यास के रचयिता हैं देवकी नंदन खत्री। चंद्रकांता इनका काफी फेमस है, पर भूतनाथ भी इन्होंने लिखा है। श्री वेंकटेश्वर समाचार प्रकाशित होता था बंबई से। श्री वेंकटेश्वर समाचार 1894 बंबई से प्रकाशित होता था, मासिक पत्र था। प्रेमचंद्र की कृति जिसे जब्त किया गया था? सोजे वतन। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन है? वृंदावन लाल वर्मा का ये प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास है। खेत रहना मुहावरे का अर्थ है युद्ध में शहीद होना। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास हरिओ द्वारा रचित। मैं इन्हीं का नाम ले रही थी। आंदोलन खड़ी बोली का अयोध्या सिंह वो कुछ गड़बड़ हो गई है ना। द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि कौन से हैं? मैथिली शरण गुप्त। गड़बड़ कुछ नहीं हुई है, अभी चेक करते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। एक मिनट यहीं पे था। हाँ जी, ये था। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन किया था अयोध्या प्रसाद खत्री ने। और ये जो दूसरा प्रश्न है इसमें प्रथम है अयोध्या सिंह उपाध्याय। दोनों अलग अलग हैं, खत्री और उपाध्याय। पहला काव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिखा है और आंदोलन किया था खत्री जी ने। द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। भारत भारती किस भावना की रूपरेखा है? राष्ट्रीय भावना की। और भारत भारती बुक मैंने मंगा ली है, हिंदी बुकशाला पर इसे पढ़ेंगे। संपत्ति शास्त्र के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी। अर्थशास्त्र भी इसे कहते हैं। शुद्ध शब्द कौन सा है? पूजनीय, तीसरे नंबर का। गोबर प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का पात्र है? गोदान का। गोदान हमने इसी पे पूरा पढ़ा है। हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? मिश्र बंधु। इसी के माध्यम से देव बड़े के बिहारी इस विवाद को जन्म मिला था। अभिन्न शब्द का सही विच्छेद है अभीत धन न। अभीत धन न। रत्नाकर कृत गंगावतरण किस छंद में लिखा गया है? रोला छंद में लिखा गया है। अवधि का निजी छंद कौन सा है? वर्वे। अवधि भाषा का निजी छंद कौन सा है? वर्वे। शुद्ध शब्द कौन सा है? चौथे नंबर का जिजीप्सा। जिजीप्सा। सरदार सिंह पूर्ण विख्यातकार हैं निबंधकार के रूप में। प्रेम और मजदूरी प्रसिद्ध निबंध है इनका। काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई थी 1893 में। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रभाषा और लिपि का प्रचार प्रसार करना था। तो इसी के साथ आपके 125 प्रश्न हो गए। वीडियो का टाइम थोड़ा सा 33 मिनट ज़्यादा हो गया। 33 मिनट में 30 मिनट मान लीजिए, थोड़ा बहुत तो इधर उधर हो जाता है। 30 मिनट में 125 प्रश्न आपने देख लिए। आपको अंदाजा हो गया कि और टीजीटी का लेवल यही रहेगा, ठीक है। ये एक अच्छे लेवल का प्रश्न पत्र है, क्योंकि हम इतने सारे प्रश्न पत्र कर आए हैं, इसलिए हमें ये सरल लग रहे हैं, लेकिन सबको ये सरल लगने वाले नहीं हैं। कुछ प्रश्न इसमें भी टफ थे, और टफ प्रश्न जब आप सॉल्व करेंगे तो सिलेक्शन होगा। तो मिलती हूँ आपसे कल फिर किताब के साथ, और फिर प्रैक्टिस सेट, फिर किताब। और हिंदी बुकशाला को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।